नमस्कार नमस्कार, स्वागत वंदन अभिनंदन आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? हाय, रुक जाओ यार, किधर किधर क्या क्या बज रहा है। चैप्टर है आज हमारे पास में सिविक्स का पावर शेयरिंग। सिविक्स का चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। हमारी टीम से, टेक टीम से सनी जी हैं, तो सनी जी आपका फोन में इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि मेरा फोन उधर दूर रखा था। ठीक है, तो आई गेस सभी के क्लासेस बढ़िया चालू हो गए, ऐप खुल गए होंगे, आप क्लासेस के अंदर आ गए होंगे और आपको मैं दिखाई दे रहा हूंगा। तो एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था जो कि फर्स्ट फ्री क्लास थी हमारी यूट्यूब पर। उसके बाद में अब क्या कहानी। इकोनॉमिक्स की जगह इसको काट के एक बार सिविक्स कर देना तो यार मुझे, तब मुझे क्या एडीएचडी है ना, थोड़ा सा मन को सुकून मिला कि हाँ सिविक्स। ठीक है, चलो भाई। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? फटाफट। एक बार चैट में सारे बच्चे बताएंगे तेजी से। बच्चे सनी जी को बोल रहे सनी देवल। हाँ बिल्कुल वैसे ही है वो भी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो मैं तुम्हें सिस्टम समझा देता हूं। कितने बच्चे पहली बार ऐप पर पहली बार आए हैं? ऐप पर पहली बार आए हैं? सुनो 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 मेरी बात, मजेदार चीज बता रहा हूं। ऐप पर पहली बार आए हैं तो सारे बच्चों को समझना है क्या करना होगा आपको। आपको आपके चैट दिख रहे हैं, अभी एकदम से चैट दिखना आपको बंद हो गया होगा। तो चैट है ना, लॉक अनलॉक होती है। मैं चाहूं तो तुम्हें सबके मैसेज दिखवा सकता हूं, जैसे अभी देखो अब तुम्हें सबके मैसेज दिख रहे होंगे एक दूसरे के। ठीक है, दोस्ती कर लो सब चैट में। और मैं चाहूं तो तुम्हारी चैट वहीं बंद कर सकता हूं। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हारी चैट प्राइवेट रखूंगा, मतलब तुम चैट कर सकते हो, मुझे तुम्हारे मैसेज दिखेंगे लेकिन तुम्हें एक दूसरे के नहीं दिखेंगे, ताकि तुम आपस में क्या करो, दोस्ती ना करो। समझ गए? तो ये चीज होती है एक। दूसरा, अच्छे से पढ़ना। आखिरी में मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा तुम्हारे डाउट वाउट सब पूछने के लिए। बीच बीच में क्वेश्चन देते चलूंगा, तो क्वेश्चन जब दूंगा तब पोल्स आएंगे, तो उन पोल्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और सही आंसर देना जो आपको सही आंसर लग रहा हो। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशन में अपन पीडीएफ डाला करेंगे और उसके हिसाब से, उसके अनुसार अपन क्या करेंगे, डाउट सॉल्व क्या करेंगे। ये भी ठीक है। चलो, एवरी 5th क्लास विल बी अ डाउट सॉल्विंग क्लास। तो 5वीं क्लास आने दो, 4 क्लासेस पढ़ने के बाद में 4 चैप्टर जो हो जाएंगे अपने, तो फिर उसका डाउट सॉल्विंग करेंगे अपन। ठीक है? ओहो ओहो, वाह यार, क्लियर। एसएसटी का सिलेबस कवर नहीं हुआ, वेलकम टू दी अभय बैच। इसी में अपन सिलेबस ही कवर करेंगे। हर क्लास खत्म होने के बाद में यू विल हैव द ऑप्शन टू रेट एंड गिव योर फीडबैक। तो रेटिंग देते चलना, फीडबैक देते चलना, कुछ अगर सुधार करना होगा तो उस पर अपन इंप्रूव करते रहेंगे। और एक और चीज, ब्रह्मास्त्र वाला जो केस है, तो देखो काफी सारे बच्चों का ब्रह्मास्त्र पहुंच गया। अभी आपको पढ़ना है, आज अपन 4 तारीख पे, 5 तारीख पे, 4 तारीख पे। ठीक है, पहला ब्रह्मास्त्र का टेस्ट पेपर जो है ना अपना, वो अपन यूज करेंगे 15 तारीख को। तो जिन लोगों के घर अभी नहीं भी आया ना ब्रह्मास्त्र, वो तब तक आ जाएगा। ठीक है, तब तक आ जाएगा। क्लास के बाद का होमवर्क क्या है? हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ मिलते चलेंगे। तुम्हें पता है ना, माय कोर्सेज में जाओगे तो वहां सब आ जाएगा, क्लास और नीचे पीडीएफ वगैरह सब कुछ। तो वैसे ही जो आज मैं होमवर्क दूंगा तुम्हें इस चैप्टर के, पावर शेयरिंग चैप्टर के जो होमवर्क दूंगा क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है और एक दिन बाद आपको उसका आंसर सोल्यूशन मिला करेगा। पावर शेयरिंग का सोल्यूशन एक दिन बाद मिलेगा, क्योंकि आज ही क्वेश्चन दे दूंगा, आज ही अगर आंसर दे दूंगा तो चीटिंग कर लोगे ना तुम तो। ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखना है। ठीक है, एक शुभांकर कुमार नाम का बच्चा है जो बोल रहा है भैया बुक से पढ़ाओ, पीपीटी से नहीं। जब मैं बुक से पढ़ा रहा था तब पीपीटी पीपीटी चिल्लाते थे। आज जब मैं क्रैश कोर्स में तुम्हारे लिए पीपीटी लेके आया हूं, शॉर्ट नोट्स क्रिस्प, तो तुम बुक मांग रहे हो। नागराज जाओ जरा इस बच्चे के गले में लटक जाओ, फेंक दूंगा नागराज तुम्हारे ऊपर। सिंपल चीज है कि क्रैश कोर्स, अरे नागराज को चक्कर आ गए। तो सिंपल चीज है क्या है कि तुम्हें
शॉर्ट क्रिस्प कंटेंट रहेगा, ताकि क्या करो, ताकि आप रिवाइज कर लो बार बार इन पीपीटीज की मदद से। शुरू करें, सारे बच्चे आ गए तो? नोट्स भी तुम्हें माय कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, जहां वीडियो है वहां पे। ठीक, चलो चलो भाई शुरू करें। चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग। आ जाओ पावर शेयरिंग पे। पावर शेयरिंग चैप्टर देखो, बेसिकली इसमें क्या है ना, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपको 4 टॉपिक ध्यान रखना है बस। एक श्रीलंका की कहानी पूरी पूरी, एक बेल्जियम की कहानी पूरी पूरी, एक वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 4 टॉपिक, चैप्टर ही छोटा सा है, 4 टॉपिक अगर आपने ध्यान रख लिए तो आपका चैप्टर एक, मतलब आप प्रिपेयर्ड हो चैप्टर में। 4 टॉपिक पे चुनिंदा क्वेश्चंस आते हैं, और कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। तो चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सीधी है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। आपको जिस सेट ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा और जो टॉपिक जब समझाऊंगा तो टॉपिक ध्यान रखते चलना है। तो अब क्या है ना, बेसिकली पावर शेयरिंग क्या है, जब आप पावर को बांटते हो, बराबर तरीके से बांटते हो, अनइवन तरीके से नहीं बांटते हो, तो वो पावर शेयरिंग है। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं, और इस टॉपिक पे अपने आप में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात किस चीज की आ रही है, 2 कंट्रीज के बारे में बताया गया, एक बेल्जियम और श्रीलंका। श्रीलंका को तुम जानते होंगे, क्यों? क्योंकि इंडिया का मैप लेने जाते तो श्रीलंका का फ्री में मिलता है ना, नीचे बस श्रीलंका अपने यहाँ पे तमिलनाडु के पास में एक आइलैंड कंट्री है, अलग कंट्री है, हमारा स्टेट नहीं है। कुछ बच्चे तो बोलते हैं कि हाँ सर इनका मैप हमारे को फ्री में मिल रहा है तो हमारी कंट्री होंगे। मैप मिला है, कंट्री नहीं मिला है, ठीक है। तो एक श्रीलंका कंट्री है, एक बेल्जियम है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो जैसे बेल्जियम को कैसे पहचानोगे तुम, बेल्जियन वॉफेल आता है ना, हाँ, तो वो बस वो बेल्जियन वॉफेल जो है वो बेल्जियम में ही बनता है। क्रेविंग हो गई मुझे बेल्जियन वॉफेल की। तो अब क्या है ना, ये 2 कंट्रीज के एग्जांपल से बताया गया है कि कैसे पावर शेयरिंग जो जरूरी है और कहां पे पावर शेयरिंग हुई, कहां पे नहीं हुई। तो एक कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। तो अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री, यूरोपियन कंट्री, हरियाणा के बराबर का कंट्री है, ठीक। अब बेल्जियम में आपको क्या देखने को मिलता है कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है, अब एक वर्ड आ गया एथनिक। एथनिक का मतलब क्या होता है सर? एथनिक मतलब कि लोगों के कल्चर के हिसाब से उनकी एथनिसिटी डिफाइन की जाती है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, जेनेटिक जो रहते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन दी वर्ल्ड, ठीक है, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है। तो व्हेन पीपल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है, तो दे फॉर्म अ एथनिक ग्रुप। तो वैसे अगर आप देखें तो बेल्जियम में जो अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, भाषा के आधार पर अलग अलग जो लोग थे, कुछ डच स्पीकर्स थे जो डच लैंग्वेज बोलते थे, कुछ फ्रेंच स्पीकर्स थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, और कुछ जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप थे। तो अब ये क्या ना, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, डिफाइन दी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ये यही स्लाइड पे समझ आएगा, डिफाइन दी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो अब बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, आप क्या लिखेंगे कि बेल्जियम में डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते थे। एक माहौल खुद से बनाना होगा आंसर लिखते समय, और आंसर सिंपल ऐसे जाएगा कि 59% जो बेल्जियम के लोग थे वो डच स्पीकर्स थे, 40% पीपल इन बेल्जियम स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज एंड दे वर फ्रेंच स्पीकर्स, 1% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन इन जर्मन बेल्जियम स्पीक्स जर्मन लैंग्वेज, ठीक है, तो वो जर्मन स्पीकर्स थे। अब ये बेल्जियम को देखोगे ना, तो ये बेल्जियम का मैप दिया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये जो रीजन है फ्लेमिश रीजन कहा गया है इसे। इस फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते थे? डच। नीचे की तरफ ये जो रीजन है, इस रीजन में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? इन लोगों को कहा जाता था कि ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं। और ये कौन से रीजन में रहते हैं? वेलोन रीजन में रहते हैं। और 1% पॉपुलेशन जो है वो, ये 1% पॉपुलेशन ये यहां रह रही है जर्मनी से लगी हुई बॉर्डर के पास में। इसलिए जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप कह सकते हैं क्या चाइना से की बॉर्डर के पास में रहोगे तो चाइनीज लैंग्वेज सीख जाओगे। तो वैसे क्या है, जर्मन लैंग्वेज के वो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाला जो क्षेत्र था वो जर्मनी की बॉर्डर से लगा हुआ था, ठीक है। तो वहां पे जो 1% पॉपुलेशन थी वो जर्मन लैंग्वेज बोलती थी। तो ये तो हो गया बेल्जियम कंट्री का एथनिक कंपोजिशन। अब यही बेल्जियम कंट्री का कैपिटल, जैसे अगर अपन देखेंगे, जैसे हमारी कंट्री का कैपिटल दिल्ली है, तो वैसे ये बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स। तो ये कैपिटल सिटी है। तो
पूरी कंट्री का जो कैपिटल सिटी था ना वहां पे, लेकिन कहानी उलट थी। उलट कैसे थी कि अगर आप बात करोगे कहां की, बेल्जियम की, तो बेल्जियम में 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और 20% जो है डच लैंग्वेज बोलते थे। उल्टा हो गया, समझ आ रहा ना, उल्टा हो गया। यहां पे कैसे उल्टा हो गया कि जो कंट्री में मेजोरिटी में कौन है, 59% डच स्पीकर्स, वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में, कैपिटल सिटी में मात्र 20% लोग ही रह रहे हैं वहां डच बोलने वाले। और जो कंट्री में माइनॉरिटी में, कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग मात्र 40% लोग हैं, लेकिन कैपिटल सिटी ब्रसल्स के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें से 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ये एथनिक कंपोजिशन था कहां का, ये एथनिक कंपोजिशन था, आपको पता चल गया, आपके बेल्जियम का। क्लियर हुआ? क्या इतने लोगों को एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम क्लियर है? जल्दी बताओ। इसका भी मैप आएगा, मैप नहीं आएगा लेकिन मैं तुम्हें समझाने के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ, बेल्जियम में क्या है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स वगैरह, बेल्जियम की चॉकलेट्स भी बहुत फेमस है। हाँ, बेल्जियम से टप्पू और उसके दादाजी गए थे। अबे मैंने क्यों नहीं देखा ये वाला एपिसोड? यहां तक समझ में आया? जल्दी से चैट में यस और नो। बताओ। क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। सैंडी भैया को बोलो पढ़ाने, पढ़वाएंगे इनसे, रुको जरा। फंस तो गए, अब ये 10,000 कमेंट हो गए उस वीडियो पे। फील्डिंग सेट है तुम्हारी बेटा। चलो ठीक है। पेरिस गए थे, हाँ, ये पता नहीं कहां बेल्जियम पहुंचा रहा उन्हें। पास पास में ही है, लेकिन हो सकता है टप्पू के दादाजी ने बोला चल इतनी दूर आए तो वहां भी चली दे। मैंने वाला शो देखा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एथनिक कंपोजिशन देखा कहां का, बेल्जियम का। अब देखो क्या है, ऐसा ही एक और कंट्री है। क्या है एक और कंट्री? पहले वो कंट्री बताते तो फिर अकोमोडेशन पे आऊंगा। ठीक है, उस कंट्री पे आने से पहले रुक जाओ, अभी उसका क्वेश्चन फिर दूंगा। उस कंट्री पे आने से पहले ये देखो कि एक और कंट्री है श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, पड़ोसी देश श्रीलंका। इंडिया का मैप लेने जाओ, श्रीलंका का फ्री में मिलता है। जब 2011 के वर्ल्ड कप में, ठीक है, 2019 की याद नहीं आना चाहिए तुम्हें बार बार, नहीं 2019 नहीं, कब की, 19 नवंबर की याद नहीं आना चाहिए। तो अब मैं क्या बता रहा था तुम्हें यार, मेमोरीज में फिक्स हो गया। 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा था और फाइनल में थे इंडिया और श्रीलंका। तो लोग ऐसा बोलते, ऐसा मीम चल रहा था वहां पे, जोक चल रहे थे उस समय। पता है उस समय पे टेक्स्ट मैसेज वाले जोक ज्यादा चलते थे, मीम्स तो आज की उपज है। तो ऐसा आता था कि इंडिया विल डेफिनेटली विन द वर्ल्ड कप। क्यों? क्योंकि औकात ही क्या है श्रीलंका की, इंडिया का मैप देने जाओ तो श्रीलंका का फ्री मिलता है। तो श्रीलंका ये रहा, प्यारा देश। अब श्रीलंका में भी वैसी ही डाइवर्सिटी है जैसे हमने बेल्जियम में देखा। श्रीलंका में कैसी डाइवर्सिटी है? तो श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है, तो श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स थे, मतलब जो सिन्हली लैंग्वेज बोलते थे। और ये अधिकतर सिन्हाला जो थे, दे वर मोस्ट ऑफ द पीपल, जो सिन्हाला पीपल थे, दे प्रैक्टिस्ड बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। 18% लोग यहां पे क्या लैंग्वेज बोलते थे? 74 हो गया। अब 18% लोग जो थे यहाँ पे, वो 18% लोग, ये तो सिन्हाला स्पीकर्स हो गए। 18% जो थे तमिल स्पीकर्स थे। तो 18% लोग क्या भाषा बोलते थे? तमिल लैंग्वेज बोलते थे। 18% तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। अब इस तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन में क्या है, 5% लोग जो थे वो श्रीलंकन, मतलब हाँ, इंडियन तमिल्स थे और 13% श्रीलंकन तमिल्स थे। 18% के अंदर भी दो कॉन्फ़िगरेशन है। 18% लैंग्वेज, 74% पॉपुलेशन जो थी वो सिन्हली भाषा बोलती थी। ठीक है, फिर 18% पॉपुलेशन जो थी वो कौन सी भाषा बोलती थी? इन्ना तमिल। ठीक है, तमिल लैंग्वेज बोलती थी। अब इस 18% में भी एक बाइफर्केशन था। क्या? 18% में भी 5% लोग जो थे, 18% में 5% लोग जो थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो तमिल ही बोलते थे, लेकिन वो इंडियन, 18% के ही 5% लोग इंडियन तमिल थे। ठीक है, और
इस 18% में ही 13% लोग जो थे वो श्रीलंकन तमिल थे। शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं बाबू इस पे। हाँ, कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से समझना कि हु वर श्रीलंकन तमिल्स। अब क्या लिखोगे आप? तो जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे श्रीलंका के अंदर वो तमिल्स थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको है ना इंडिया से पकड़ पकड़ ले जाया गया था श्रीलंका, और श्रीलंका में प्लांटेशन फील्ड पे काम के लिए छोड़ दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वो थे तमिल भाषा बोलने वाले श्रीलंका के लोग, लेकिन वो गए थे इंडिया से, इसीलिए उनको इंडियन तमिल्स कहा गया। और श्रीलंकन तमिल्स वो जो बहुत पहले क्या है तमिल, जो नेटिव तमिल स्पीकर्स ऑफ श्रीलंका थे, जो नेटिव जो बहुत पहले समय से रह रहे हैं श्रीलंका में ही रह रहे हैं और तमिल भाषा बोलते थे, वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाए। और 5% लोग इंडियन तमिल्स कहलाए जो तमिल भाषा बोलते थे और इंडिया से रिसेंटली गए थे, मतलब 1-2 पीढ़ी पहले ही गए थे, ब्रिटिशर्स पकड़ के ले गए थे। तो ये एथनिक कंपोजिशन है कहां का? श्रीलंका का। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी के साथ साथ क्या है ना 7% पॉपुलेशन। अब जैसे अधिकतर जो तमिल स्पीकर्स थे, तो तमिल स्पीकर्स अधिकतर या तो वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, इस हिंदुइज्म या इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, ये 18% लोग। अब 7% लोग ऐसे भी थे जो क्या थे, ठीक है, 7% लोग क्या थे? क्रिश्चियंस थे। अब ये भाषा के आधार पर नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 7% क्रिश्चियंस ऐसे थे जो तमिल और सिन्हाला भाषा दोनों बोल रहे थे। तो जैसे अगर अपन ने देखे हैं तो 70% लोग सिन्हालास जो थे, तो ये सिन्हालास जो थे ये मेजरली बुद्धिस्ट थे, और ये 18% लोग जो थे ये तमिल भाषा बोलते थे। ठीक है, और तमिल भाषा बोलने वाले हिंदूज थे और मुस्लिम्स थे, और कुछ क्रिश्चियंस ऐसे थे जो सिन्हालास थे, या तो सिन्हाली लैंग्वेज बोल रहे थे या तो वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, वो क्रिश्चियंस थे। ठीक है, तो मेजर कंपोजिशन 74 और 18 जो है सिन्हालास और तमिल का है। 7% क्रिश्चियन ऑलरेडी इस 74 और 18 में इंक्लूडेड है। बहुत दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि बच्चे फिर क्या करते हैं, इस 7 को अलग से जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं 74 18 ये तो 99 हो गया, 1% लोग कहां चले गए सर। तो ये 7% लोग जो है ऑलरेडी 74 और 18 में इंक्लूडेड है। बाकी जो 8% लोग हैं वो क्या भाषा बोलते थे? अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेजेस वगैरह जो थी, रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह वो बोलते थे। बाकी आपको जो समझना है तो कंट्री का मेजर कंपोजिशन क्या था? सिन्हाला स्पीकर्स थे 74%, 18% तमिल स्पीकर्स थे और 7% क्रिश्चियंस थे। देवर सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। क्लियर हुआ? ये मैं आपको रेडीमेड आंसर दे रहा हूं कि आपको ये नंबर ध्यान रखना है बस। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ठीक है, क्लियर हुआ? प्लीज बता दो। पापा कह रहे हैं बुक तो आई नहीं, पैसे वेस्ट हो गए क्या? नहीं नहीं बाबू, बुक आएगी, चिंता ना करो। ठीक है, ये देखो मेरा ब्रह्मास्त्र भी तो आया ना, लुक माय ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो तुम्हारा भी आएगा। ब्रह्मास्त्र सबके आएंगे। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? अब अपन ने दोनों जगह का कंपोजिशन देख लिया। अब दोनों कंट्री में आपने एक चीज कॉमन क्या देखी कि दोनों कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, चाहे वो बेल्जियम की बात कर लो चाहे श्रीलंका की बात कर लो। अब पता है डाइवर्सिटी के बारे में एक चीज कहा जाती है कि डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड अस, इट इज नॉट द डाइवर्सिटी दैट डिवाइड्स अस, इट्स आवर इनेबिलिटी टू सेलिब्रेट दैट डाइवर्सिटी दैट डिवाइड्स अस। अगर हम उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे ना तो डिवाइड हो जाएंगे। नहीं तो डाइवर्सिटी तो अच्छी चीज है। गुलदस्ता जब बनता है तो एक गुलदस्ते में अलग अलग फूल होते हैं तभी तो वो खूबसूरत लगता है ना। फूलों की बगिया जो है उसमें अलग अलग फूल होते हैं तभी तो वो खूबसूरत लगती है ना। तो डाइवर्सिटी नेवर डिवाइड्स अस, लेकिन इट इज आवर इनेबिलिटी टू सेलिब्रेट दैट डाइवर्सिटी। अगर हम उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, इंजॉय नहीं कर पा रहे ना, तो हमारा डिवीजन पक्का हो जाएगा। तो यहां भी अलग अलग डिफरेंसेस थे, यहां भी आप जैसे देखोगे तो अलग अलग डिफरेंसेस थे। लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है कि श्रीलंका में ना उस डाइवर्सिटी के कारण डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट जो करती है मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को फॉलो। अब मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी क्या है? देखो आईइज्म लगा है, मतलब एक आइडियोलॉजी है मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, तो मेजोरिटेरियनिज्म की अगर हम बात समझें तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म इज एन आइडियोलॉजी, एक प्रिंसिपल है जो किसने फॉलो किया? एक मेजोरिटेरियनिज्म एक प्रिंसिपल है जो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने फॉलो किया। कैसे? तो 1956 में श्रीलंका की गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है, और गवर्नमेंट किसकी है? मेजोरिटी सिन्हालास की है, तो सिन्हालास की सरकार बनी वहां पे। तो 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक लॉ लाई, ठीक है, और
उस लॉ के चलते दे रिकॉग्नाइज्ड सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया कि सिन्हली लैंग्वेज जो है, तो सिन्हली लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब तमिल लैंग्वेज जो है उसको डिसरिगार्ड कर दिया। देख रहा है विनोद कैसे ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मान रहे, क्योंकि अलग अलग लोग हैं तो आपको सबकी सुनना चाहिए थी, पावर शेयर करना चाहिए थी, लेकिन पावर शेयरिंग नहीं हुई है। उसी चीज को अपन समझ रहे हैं यहां पे। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करी। मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, डेफिनेशन एक बार याद करवा रहा हूं अभी देखो, कि मेजोरिटेरियनिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर इज अ बिलीफ वेयर मेजोरिटी गवर्नमेंट डोमिनेट्स। सिन्हालाज है मेजोरिटी में, तो मेजोरिटी गवर्नमेंट डोमिनेट्स डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन है यहां पे, तमिल स्पीकिंग लोग माइनॉरिटीज हैं, तो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड कर दिया। और कैसे किया, तो उसका एग्जांपल है कि 1956 में एक एक्ट पास करते हैं, उस एक्ट के चलते क्या है, सिन्हाला लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लिया और तमिल्स को डिसरिगार्ड कर दिया। और इसके चलते क्या है कि तमिल्स के ना तमिल्स को एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में, ना यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा, एंड दिस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज। आंसर बता रहा हूं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका। तो लॉ पास करा, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा, बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, और इन सारी चीजों के चलते क्या, इन सारी चीजों के चलते जो तमिल्स थे ना, दे फेल्ट एलिनिएटेड, उन्हें ऐसा लगा कि यार उनके साथ तो भेदभाव हो रहा है। और इसी एलिनिएशन के चलते क्या है कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ, और जब डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ तो तमिल्स ने बोलना शुरू कर दिया, लहरे ठीक है मैं तो नहीं रहूं ऐसे देश में। तो तमिल्स ने बोलना शुरू कर दिया हमें ऑटोनॉमी दो, और ऑटोनॉमी छोड़ो, उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या बात कर दी कि अब तो हमें इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करके दो, हमारा एक अलग कंट्री बना के दो। और जब अब आप हमें एक अलग कंट्री बना के दो, इस तरह की डिमांड उठाना शुरू कर दी तमिल्स ने, तो दिस ठीक है, ये जो कॉल फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट था ना, दिस कह सकते हैं ना, दिस क्रिएटेड अ गैप बिटवीन दी पीपल ऑफ श्रीलंका। ठीक है, तमिल्स और सिन्हालास के बीच में गैप, एक डिस्ट्रस्ट बढ़ता चले गया। अभी जो गैप बढ़ा, ये जो डिस्ट्रस्ट बढ़ा ना, और इसी के चलते क्या हुआ, दिस लेड टू दी सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या है, कैप्टन अमेरिका वाला नहीं, सिविल, यहां पे सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि जब कंट्री के लोग ही आपस में लड़ने लगते हैं। आ जाओ रिकैप करें। देखो श्रीलंका का अपन ने एथनिक कंपोजिशन देखा, और उस एथनिक कंपोजिशन में हमें ये समझ में आया कि श्रीलंका में डाइवर्सिटी थी। अब उस डाइवर्सिटी के चलते क्या होता है ना, उस डाइवर्सिटी को वो बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करी श्रीलंका के लोगों ने। और ये मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी के चलते क्या है कि सिन्हाला जो है, तो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया उन्होंने, तमिल्स को डिसरिगार्ड कर दिया, बुद्धिज्म को प्रमोट किया, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हालास को फेवर मिला। इससे तमिल्स जो है वो रूठा रूठा महसूस करने लगे, मतलब एलिनिएटेड फील करने लगे। और इसी के चलते क्या है कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ, कन्फ्लिक्ट्स बढ़े। तमिल्स ने बोलना शुरू कर दिया कि हमें आजाद कर दो, अलग कंट्री बना दो, इंडिपेंडेंट तमिल एलम बना के दो, एलम मतलब घर, एक स्टेट बना के दो तमिल्स का अलग। ठीक है, तमिल्स जैसे अगर आप देखोगे ना, तमिल्स कहां रहते थे, तमिल्स ये वाले पार्ट में रहते थे, ऊपर ऊपर के पार्ट में, तो नदन और ईस्टर्न पार्ट में। तो तमिल्स ने बोल दिया कि हमें यहां पे एक अलग कंट्री बना के दो हमारा। ठीक है, और सिन्हालास देना नहीं चाहते थे, सिन्हालास ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और डंडे चलाए उनके ऊपर, एंड दिस क्रिएटेड अ डिस्ट्रस्ट। और इसी के कारण दोनों कंट्रीज क्या होती है, दोनों कम्युनिटीज जो होती है, दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वॉर की सिचुएशन होती है। क्या श्रीलंका की मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी समझ में आई? जल्दी से बताओ चैट में। अब श्रीलंका की अगर मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी समझ में आई है, तो अगला पॉइंट है कि सर बेल्जियम ने क्या किया, डाइवर्सिटी तो बेल्जियम में भी थी। अगर मैं इसको ऐसे एक लाइन में और घुमाऊं, तो श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं करी बराबर तरीके से, लेकिन बेल्जियम में आपको क्या देखने को मिलता है कि पावर शेयर होती है। कैसे, अब वो समझना है। क्लियर? परसेंटेज, हाँ परसेंटेज तो ध्यान में रखना रहेगी ना बाबू, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ऐसा, एथनिक कंपोजिशन बताओ बेल्जियम का, श्रीलंका का, तो क्वेश्चन तो आएगा, तो परसेंटेज तो ध्यान रखना पड़ेगी। क्लियर हुआ? बताओ। सॉर्टेड। ऑटोनॉमी का मतलब कि आजादी। तमिल लोग चाहते थे कि उनको ऑटोनॉमी मिले, ठीक है, तमिल से ये चाहते थे कि उनको थोड़ी सी लिबर्टी मिले, कि उनके भी इक्वल राइट्स हो, वो अपना देश खुद, मतलब अपनी कम्युनिटी के हिसाब से अपने स्टेट्स चला सके वो। लेकिन जब सिन्हाला नहीं माने, तो तमिल्स ने बोला फिर अब पूरा देश ही आजाद कर दो, हमारा अलग बना दो, नहीं रहना तुम्हारे साथ ऐसा। बताओ। क्लियर हुआ?
बेल्जियम में भी सिविल वॉर। एलएम मतलब स्टेट होता है बेटा, एलएम मतलब होता है स्टेट, कंट्री। अभी अभी श्रीलंका में देखो, अभी तो श्रीलंका में क्या है ना, अभी तो श्रीलंका अलग दूसरी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन जो सिविल वॉर वाली सिचुएशन है ना वो श्रीलंका में खत्म हो गई है। अब आ जाओ अकोमोडेशन। तो बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी, बेल्जियम में भी लोग एक दूसरे को काट मार सकते थे, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, बेल्जियम की गवर्नमेंट जैसे आप देखोगे तो 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 चेंजेस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और वो 4 चेंजेस इनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया उन्होंने, वो यहां पे लिखे हुए। और इन चेंजेस के थ्रू बेल्जियम ने ये इंश्योर किया कि वो अकोमोडेशन कर पाए अपनी कंट्री के अंदर। अकोमोडेशन मतलब क्या है कि जैसे बोलते हैं ना भैया थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, थोड़ा अकोमोडेट हो जाओ, तो वही। तो बेल्जियम ने देखा कि डाइवर्सिटी उनके यहां भी थी, लेकिन बेल्जियम ने उस डाइवर्सिटी को फूटने नहीं दिया श्रीलंका की तरह। बेल्जियम ने बहुत प्यार से हैंडल किया चीजों को। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि डच ज्यादा है, फ्रेंच कम है, लेकिन बेल्जियम ने बोल दिया कि जो सरकार बनेगी ना, ऐसा नहीं कि डच लोगों की सरकार बन जाएगी क्योंकि डच मेजोरिटी में। तो बेल्जियम ने सबसे पहली चीज क्या की कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी इक्वल। वाह बेल्जियम वाह। बेल्जियम ने दोनों मिनिस्टर्स को, फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स दोनों को बराबर बराबर रखा, ताकि क्या हो, ताकि दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट ना हो किसी भी तरह का। दोनों कम्युनिटीज को ऐसा लगे कि नहीं यार देश मेरा भी है, मेरी कम्युनिटी के लोग भले ही ज्यादा हो या फिर मेरी कम्युनिटी के लोग भले ही कम हो परसेंटेज वाइज, ठीक है, दोनों की सरकार में जो लोग रहेंगे, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो रहेंगे ना इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, दी डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी इक्वल। तो जिससे क्या होगा, जिससे कभी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। अब पावर टू स्टेट्स, नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंटर। अब जैसे जो स्टेट्स थे, तो बेल्जियम में अगर आप देखेंगे फ्लेमिश रीजन हो गया, वेलून रीजन हो गया, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी पूरी कंट्री के लिए। तो पूरी कंट्री की जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसमें नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर बराबर कर दिए। और एक गवर्नमेंट बनेगी किस चीज की, एक गवर्नमेंट बनेगी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक गवर्नमेंट बनेगी स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो है ना, तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को ये नहीं बोल दिया कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना अपना पावर दिया। तो फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर रहेंगे, और स्टेट की गवर्नमेंट जो रहेगी वो भी इंडिपेंडेंट रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा करवा ले। अगर किसी स्टेट में डच स्पीकिंग मिनिस्टर ज्यादा है तो स्टेट के लेवल पे डच के बारे में सोच ले, किसी स्टेट में फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर ज्यादा है तो स्टेट गवर्नमेंट वहां के बारे में सोचे। समझ में आया? स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होगी, डच और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर होगी। इससे क्या हुआ, इससे आपको देखने को मिला कि एक और पावर शेयरिंग हो रही है, आपको देखने को मिल रही है गवर्नमेंट के लेवल पे। लोगों के लेवल पे तो पावर शेयरिंग है ही कि फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर बराबर रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे भी पावर शेयर हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। तीसरी चीज, अब क्या हो रहा है, जैसे अपन ने देखा कि कंट्री में पावर शेयर कर दी, लेकिन जो कैपिटल सिटी थी, तो कैपिटल सिटी में भी तो ऐसे ही था कि फ्रेंच ज्यादा है डच कम है। कंट्री में डच ज्यादा है फ्रेंच कम है, लेकिन जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स थी वहां पे डच ज्यादा है, फ्रेंच ज्यादा है और डच कम है। तो जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, तो ब्रसेल्स विल हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट, और जहां पे फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स यहां भी बराबर होंगे। भाई साहब कंट्री में कहीं कोई भी कम्युनिटी ज्यादा कम हो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने सिंपल अरेंजमेंट किया कि पावर शेयरिंग शुड बी इक्वल। तो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर होंगे। दोनों जगह फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को क्या कर दिया, बराबर बराबर कर दिया, लड़ाई खत्म। ऐसा अगर तुम्हारे भाई बहन में और तुम में बराबर पावर बांट दी जाए तो बताओ कभी होगी लड़ाई? नहीं ना। लेकिन यही तो नहीं समझ पाते घर वाले। एक बच्चा लिख रहा है कि सर फीलिंग सैड फॉर जर्मन्स। ये तो मुझे भी लगता है यार, बेचारे जर्मन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। फ्रेंच और डच सोच लिया आपने, वो जो परिवार का सबसे मतलब ऐसा था ना, बड़े बच्चे और छोटे बच्चे पूरा टेंशन रहते, बीच वाला बच्चा जो रहता है उसका क्या तो वो बीच वाला बच्चा यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना बाबू? ये सुनो मेरी बात, इन पीपीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि आप रिकैप कर पाओ। तो जो जो क्रक्स है वो क्रक्स तुम्हें पकड़ के रखना है, क्रक्स पकड़ के रखना है कि हाँ 4 पॉइंटर्स है, जैसे इसमें और भी पॉइंट है,
कि पावर स्टेट जो है तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो अपने उससे काम कर सकते हैं, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट। तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक ट्रिगर दिया, जैसे अभी चौथा पॉइंट मैंने सिर्फ कम्युनिटी गवर्नमेंट लिखा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कम्युनिटी गवर्नमेंट सुनते से कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है क्या नहीं, आगे डेफिनेशन वगैरह सब दिए। तो इन पीपीटीज को आप रेफरेंस लेके चलना जिससे आप रिकॉल कर पाओ फटाफट, ठीक है? ठीक, चलो देखो, अभी अभी बीच वाले बच्चे के लिए भी कुछ आएगा। तो अपन ने तीन चेंजेस देख लिया कि तीन चेंजेस उन्होंने क्या किए, किसने? बेल्जियम ने। सबसे पहले सेंट्रल और स्टेट में नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर रहेंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है तो दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है। कैपिटल सिटी जो है तो कैपिटल सिटी में भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर रहेंगे। अब तीसरा देखें तो चौथा देखें तो चौथा पॉइंट है यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट का। कम्युनिटी गवर्नमेंट का पॉइंट क्या कहता है समझना अच्छे से। कम्युनिटी गवर्नमेंट का पॉइंट ये कहता है, क्लियर 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 कट तरीके से समझना, कि एक फ्रेंच कम्युनिटी, एक डच कम्युनिटी, एक जर्मन कम्युनिटी है। अब अगर मान लो कि किसी मिनिस्टर ने, किसी डच स्पीकिंग मिनिस्टर ने फ्रेंच भाषा बोलने वालों की भाषा पे कोई निर्णय ले लिया, है ना, जैसे इसको ऐसे समझो, आपको हिंदू मुस्लिम में ज्यादा बेटर समझ में आएगा, हमारे स्कूल में हमारे कंट्री में वही लड़वाते ना दिखकर। तो अगर मान लो ऐसा बोलते थे कि कोई हिंदू लीडर ने कोई मुस्लिम्स के लिए डिसीजन ले लिया, तो सारे मुस्लिम्स को ऐसा लगेगा कि गलत डिसीजन ले लिया, या फिर किसी मुस्लिम लीडर ने हिंदुओं के लिए गलत मतलब डिसीजन ले लिया, तो हिंदुओं को लगेगा नहीं नहीं ये हमारे बारे में नहीं सोच सकते, इनका धर्म अलग है। तो एक क्या बोल सकते हैं ना, प्री अजम्पशन ऑफ डाउट रहता है कि यार गड़बड़ हो सकती है, प्री अजम्पशन ऑफ डाउट हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, ये प्री अजम्पशन ऑफ डाउट रहता है। तो इसी के चलते क्या है ना, बेल्जियम वालों को समझ में आ रहा था कि यार ये अलग अलग भाषा के लोग हैं, और अगर कोई किसी की कोई दूसरी भाषा बोलने वाला किसी दूसरी भाषा बोलने वाले के लिए निर्णय ले लेगा, मारपीट मच जाएगी, क्या करें क्या करें क्या करें। तो उन्होंने ये बोला, क्या बोला उन्होंने बोला कि अपन एक चौथी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट है, वो तो सब है, और we'll make another type of government and that is the community government। community government क्या है, आगे डेफिनेशन लिखी है मैंने, आज चिंता मत करना। people belonging to one community will have their own community government, मतलब people belonging to one language group। जैसे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो कहीं भी रह रहा हो, अगर कोई एक फ्रेंच भाषा बोलने वाला यहां रह रहा है, या फिर यहां रह रहा है, या फिर यहां रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मिलकर उनके लिए एक गवर्नमेंट बनाएंगे, वो कहलाएगी फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट। जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भले यहां रह रहे हो, कोई जर्मन भाषा बोलने वाला मान लो यहां रह रहा होगा, तो जितने भी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, उन सब वो सारे लोग वोट करके अपनी एक सरकार बनाएंगे, उसको कहेंगे जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। वैसे ही एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी विल हैव देयर ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट and this community government will be responsible for taking decisions on on some of the aspects such as religion, language और education। अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच दोनों बराबर हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई एक लॉ बनाया जिसमें डच लैंग्वेज को उन्होंने क्या कर दिया, वो कर दिया, प्रमोट कर दिया, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे ना, इनसे कुछ हुआ नहीं होगा, इसलिए इन्होंने डच को आगे कर दिया, और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को ऐसा लगने लगा कि हमारा कौन है, हम तो अनाथ है, डच स्पीकिंग वालों के बारे में सोच लिया, ये वो सारा सब कुछ। या फिर ऐसा भी सिनेरियो बन जाएगा कि फ्रेंच स्पीकिंग गवर्नमेंट मतलब डच कम्युनिटी के लिए कुछ निर्णय लिया गया डच लैंग्वेज के लिए, और डच कम्युनिटी वाले खड़े हो गए, बोलते कि नहीं नहीं नहीं, हमारी लैंग्वेज का मुद्दा है, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले क्या जानते हैं, ये कैसे निर्णय ले लेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कन्फ्लिक्ट्स की, अगर दूसरी भाषा वाले किसी दूसरी भाषा वाले के लिए निर्णय लेंगे तो इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए बेल्जियम ने दिमाग दौड़ाया कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाओ, कि भैया कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने चुनी है, और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम होगा कि अगर फ्रेंच भाषा जुड़ा कोई निर्णय है तो वो वही कम्युनिटी गवर्नमेंट निर्णय लेगी। तो रिलीजन, एजुकेशन और लैंग्वेज, इन तीन मुद्दों पे निर्णय कौन लेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी सेंसिटिव क्या हो जाएंगे, इश्यूज हो जाएंगे। अगर मान लो एजुकेशन में कुछ बदलना है फ्रेंच लैंग्वेज वालों के लिए, तो वही सरकार बदले ना जो फ्रेंच लैंग्वेज के द्वारा चुनी गई है, समझ गए। तो चौथा चेंज क्या था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, कि जहां पे पीपल बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी विल हैव देयर ओन
कम्युनिटी गवर्नमेंट, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी विल हैव देयर ओन कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये था। क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, यहां तक अगर समझ में आया तो बताओ, और समझ में आया तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दो। एक पोल आएगा तुम्हारे पास, बेल्जियम टुक सम मेजर्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम, रीड द फॉलोइंग मेजर्स। क्या क्या कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई बेल्जियम ने, मेजोरिटेरियन पॉलिसी अडॉप्ट करी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया लैंग्वेज ग्रुप्स का बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। व्हाट डू यू गाइस थिंक, इनमें से क्या क्या टास्क किए, बताओ। क्लियर हुआ? सर जेठालाल दिखा दो एक बार, जेठालाल को भी समझ में आ गया है, एक बार देख लो जेठालाल, बता दो इनको समझ में आया ना? ठीक है, क्लियर हुआ? आप देखो 2025 में क्वेश्चन आया है और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। नॉट नेसेसरली आप रट के बैठ रहे कि हाँ 49% था, ये 59% था, ये 1% था, ये 74% था। रट्टू तोता नहीं चाहती है सीबीएसई तुम्हें, सीबीएसई चाहती है कि तुम क्वेश्चंस को समझो। अब इसमें एक ब्लैक शीप है, ब्लैक शीप मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट अलग ही दिख रहा है कि बेल्जियम ने तो सब कुछ अच्छा किया ना, लेकिन फिर भी आप यहां पे एक लाइन देखेंगे कि फॉलोइंग मेजोरिटेरियन पॉलिसी, तो बेल्जियम ने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, समझे? 53% बच्चों ने सही सेलेक्ट किया है कि 1, 3 और 4 वाला स्टेटमेंट तो सही है कि बेल्जियम में क्या देखने को मिल रहा है आपको, बेल्जियम में आपको देखने को मिल रहा है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, बेल्जियम में आपको ये देखने को मिल रहा है कि सारी चीजें सब कुछ सही चला, ठीक है, वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप को, ठीक है, एडिशनल पावर्स दी लोकल गवर्नमेंट को, ये बात तो सारी सही है, ठीक है, ये बात सारी सही है, लेकिन बेल्जियम ने क्या मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को फॉलो किया? नहीं किया, समझ गए? चलो क्लियर हुआ? ठीक है, एक और पोल दूंगा, एक और। हाँ, श्रीलंकन तमिल्स बुद्धिस्ट थे? नहीं, तमिल्स वर आइदर मोस्टली मुस्लिम्स और हिंदूज और क्रिश्चियंस थे, ठीक, ये दिया है ना यहां पे, देखो जैसे अपन ने पढ़ा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका? आ जाओ, एक और पोल दे रहा हूं, अपन ने श्रीलंका का भी कंपोजिशन पढ़ा, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी फॉलो करी, तो कौन सा ग्रुप मेजोरिटी में था, बताओ कौन सा ग्रुप मेजोरिटी में था? गौरी बिजलवान, अभय वाले बच्चे, आरंभ वाले बच्चे आ गए भाई साहब, नीरज किरण कुमार, शौर्य, नीरज किरण कुमार, शौर्य, गौरी, और उसके बाद में अभिषेक, मानस, स्वास्तिक, सलोनी, श्लोक, शारिक, जप साहेब, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वेरी गुड। पिछले वाले क्वेश्चन का, अभी वाला क्वेश्चन चल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, लगाओ। समझ में आया ना यहां तक? तो देखो, दो टॉपिक है, एक बेल्जियम का एक श्रीलंका का, और इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। बेल्जियम का कंपोजिशन, श्रीलंका का कंपोजिशन, ठीक है, बेल्जियम में कैसे अकोमोडेशन हुआ और श्रीलंका में कैसे मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया गया। क्लियर हुआ? चलो, अबे तुम लोग सुनो, पिन कोड गलत डालोगे, एड्रेस गलत डालोगे ना, तो ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आके गले लग जाएगा कि नहीं नहीं तुमने ऑर्डर किया था मैं तो आ गया। डिलीवरी एड्रेस में अगर दिक्कत होगी ना, तो उस कारण से डिलीवरी फेल हो रही है। बहुत सारे बच्चों को तो पहुंचा भी है ना, तो जिनको पहुंचा है वो कैसे पहुंचा है, जिनको पहुंचा है वो किसी तरीके से तो पहुंचा होगा, ठीक है। ठीक, आया समझ में? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के अगर कंक्लूजन निकाले अपन सारे एनालिसिस करने के बाद में, तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग वाव और श्रीलंका में पावर शेयरिंग छी।
और इसी कारण से क्या है कि हमें यह समझ में आया कि पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पावर शेयर करोगे तो जैसे बेल्जियम ने क्या करा कि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लिया बहुत अच्छे से, लेकिन श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को अकोमोडेट नहीं कर पाया और श्रीलंका में क्या हो गया, लड़ाई दंगे हो गए, सिविल वॉर हो गया। तो इसके लिए पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अगला सवाल ये आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब इस चीज को समझाने के लिए कहानी सुनाता हूं मैं आपको कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। कहानी बड़ी सिंपल है, आप सबने बचपन में सुनी होगी, ठीक है। आ जाओ कहानी फिर से सुनाता हूं मैं। क्या होता है भैया कि एक फैमिली रहती है, एक फैमिली में दो बच्चे पैदा होते हैं। दो बच्चे जो रहते हैं तो पेरेंट्स का काम है कि दोनों बच्चों को बराबर बराबर ट्रीटमेंट देना चाहिए था, लेकिन पेरेंट्स में से कहना है कि उनको जो है उनका छोटा बेटा, ठीक है, बड़ा प्यारा था। तो पेरेंट्स को छोटा बेटा बड़ा प्यारा था, तो सारी की सारी पावर क्या है, पेरेंट्स ने तय करा कि अपन अपने छोटे बेटे को दे देते हैं, ठीक है। अब छोटे बेटे को जब सारी पावर दे दी तो छोटा बेटा तो राजा बन गया, बड़ा बेटा बेचारा फिर भी सहता रहा, ठीक है। छोटा बेटा राजगद्दी पे बैठा था, बड़ा बेटा जो है तो क्या था, उस राजा की सेवा में तत्पर था कि नहीं चलो यार बड़ा हूं, सह लूंगा थोड़ा। लेकिन बड़ा कब तक सहे, और एक दिन क्या होता है, छोटे और बड़े के बीच में मारधाड़ हो जाती है, ठीक है। एक दिन छोटे और बड़े के बीच में मारधाड़ हो जाती है। तो मैंने ये कहानी चैप्टर समझाने के लिए ढूंढी थी, पता नहीं क्यों इस कहानी पे एक मूवी बन गई, फिर पता नहीं क्यों इस कहानी पे एक मूवी बन गई। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो सिंपल चीज है कि अगर पावर को आप अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसी एक को फेवर करोगे, तो ऑब्वियस है कि एंड में क्या होगा, लड़ाई होगी ही। और इसी स्क्रिप्ट को चुरा के बाहुबली मूवी बनाई गई थी, समझे कि नहीं समझे। तो सिंपल चीज है, ठीक है, सिंपल चीज है। क्या सिंपल चीज है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि अगर आप पावर शेयर, अब यहीं पे अगर मान लो क्या है कि पापा की साइड में इधर एक और हाथ ऊपर करके बाहुबली को खड़ा कर देते, ठीक है, दोनों बेटे बराबर, ये जो मुकुट था इस मुकुट की जगह दो मुकुट बना देते, दो राजा, एक सीट और यहां लगा देते, ठीक है, ये भी बैठ जाता मेरा भाई, ठीक है, बाहुबली। तो क्या ये आखिरी में लड़ाई लड़ रहे होते? नहीं, आखिरी में लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, ये दोनों क्या हो जाते, इनके बीच में दोस्ती हो जाती, ठीक है, आखिरी में दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती। लेकिन यहीं से जब आपने पावर को इक्वली शेयर नहीं किया, किसी एक को फेवर किया, तो उस कारण से एट द एंड क्या हुआ, कंफ्लिक्ट हुआ, है ना। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो उसका पहला रीजन ही ये है, प्रूडेंशियल रीजन। मतलब क्या है कि जो आपको दिख रहा है, आपकी आंखों से सामने दिख रहा है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट। अगर आप पावर शेयर कर दोगे तो कंफ्लिक्ट होंगे ही नहीं। सिंपल है, बाहुबली से बाहर निकलो, क्या बाहुबली पे लगे रहते हो। सिंपल है, अगर बाहर आके समझोगे तो पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट। हाउ पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट, कि अगर पावर शेयर करोगे तो लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, लोगों के बीच में पावर शेयर्ड रहेगी। कैसे, वो मैं समझाता हूं। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट समझाता हूं कि एक सरकार है, अब अगर उस सरकार ने क्या करा, सारे ग्रुप्स को इक्वल पावर देके रखी, तो सारे ग्रुप्स साथ में रहेंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन अगर सरकार ने क्या करा कि एक रिलीजन या एक, जैसे सिन्हालास को स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, तो तमिल तो हमेशा गुस्सा दिखाएंगे ना कि हमारी बारी कब आएगी, उस टाइप से। तो वही चीज है कि अगर पावर शेयर होगी तो देयर विल बी स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, देश अच्छे से चलता रहेगा, तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी बाय द माइनॉरिटी, नहीं, इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी ओवर, ठीक है, ओवर माइनॉरिटी, ठीक है। कोई भी एक मेजोरिटी ग्रुप जो है, जब अगर पावर सबको दे दी आपने, तो कभी भी मेजोरिटी ग्रुप जो है वो अपनी टेरेनी स्टैब्लिश नहीं करेंगे, वो अत्याचार नहीं करेंगे माइनॉरिटीज के ऊपर, सबके बीच में बराबर पावर रहेगी, ठीक है। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आता है एग्जाम में। इसमें आपको दो रीजन लिखना है बस, सिंपल। क्या, पहला रीजन रहेगा प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा रहेगा मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन मतलब क्या है कि पावर शेयर करना समझदारी भरा काम है। प्रूडेंशियल मतलब क्या है, समझदारी भरा काम है। क्या समझदारी भरा काम है कि आप जब पावर शेयर करोगे तो ऑब्वियस है कि लड़ाइयां नहीं होगी, जैसा भी कहानी बताई मैंने। अब दूसरा रीजन है पावर शेयरिंग का मॉरल रीजन। मॉरल रीजन क्या है, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं अगर ये कहूं, क्या नाम है तुम्हारा, प्रशांत यादव, ठीक है, और प्रशांत नाम एक तो इतना कॉमन है कि जहां चैट पर देखो वहां प्रशांत मिल जाता है, ठीक है। एक प्रशांत किराड़ भी हमारे पास, पता है तुम्हें। तो अब क्या है, कोई नाम तमाल, आ जाओ, ये नाम तो बहुत ही अजीब है, पहली बार, कमाल नाम है यार, पहली बार सुन रहा हूं, तमाल, ठीक है। तमाल नाम का एक बच्चा है। अगर मैं कहूं कि तमाल इज अ गुड बॉय, अब मैं कहूं तमाल इज अ गुड बॉय, तो जब तमाल को गुड बॉय बोल दिया तो इनहेरेंटली ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगर तमाल गुड बॉय है तो तमाल पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता होगा, तो तमाल सुबह जल्दी उठता होगा, तो तमाल
सबसे अच्छे से बात करता होगा, तमाल चोरी नहीं करता होगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं तमाल इज अ गुड बॉय, तो तमाल ये सारी चीजें, तो जहां बोल दिया कि तमाल इज अ गुड बॉय, तो वो सारी चीजें तो मैंने एक्सपेक्ट कर ली तमाल से। अब वैसे अगर अपन बात करें कि डेमोक्रेसी की अगर बात करें, हम मैं बोल रहा हूं कि डेमोक्रेसी इज अ गुड गवर्नमेंट, तो आप एक्सपेक्ट करो कि डेमोक्रेसी में क्या आएगा। डेमोक्रेसी में जब आप डेमोक्रेसी गुड गवर्नमेंट बोलोगे, तो डेमोक्रेसी में आप ये एक्सपेक्ट करने लग जाओगे ना कि अच्छी गवर्नमेंट मतलब हाँ इक्वालिटी होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबको पावर मिलेगी, है ना। तो डेमोक्रेसी की अगर बात कर रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है, या फिर डेमोक्रेसी के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली आप एक्सपेक्ट कर लोगे कि डेमोक्रेसी क्या है, कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होगी ही होगी। तो मॉरल रीजन यही कहता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, देन डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट। पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग तो होना ही चाहिए, मॉरली इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजंस आर हर्ड एंड कंसल्टेड। तो आप जब एक सरकार चला रहे हो, तो सरकार में जिन लोगों के बारे में निर्णय लिया जा रहा है, जिन लोगों के लिए सोचा जा रहा है, तो उन लोगों के बारे में सुना समझा तो जाएगा ही जाएगा ना। मतलब बहुत बट ऑब्वियस सी चीज हो गई डेमोक्रेसी, बहुत बट ऑब्वियस सी चीज हो गई। इट इंश्योर्स दैट सिटीजंस आर हर्ड एंड कंसल्टेड। सारे ही लोग जो है उनके बारे में सुना जा रहा है, उनके बारे में समझा जा रहा है। तो ये चीज हो जाएगी। बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट इंश्योर्स ऑल सिटीजंस आर हर्ड एंड कंसल्टेड, ठीक है। सारे ही सिटीजंस के बारे में सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और बातचीत की जा रही है। तो ये डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल फीचर हो जाता है। समझ में आया? बताओ, क्लियर है? क्लियर हुआ? बताओ बताओ, इज दैट क्लियर? क्लियर है? प्रूडेंशियल रीजन मतलब समझदारी भरा, और मॉरल रीजन मतलब नैतिकता भरा। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, उसके दो रीजन है, एक पावर शेयरिंग का एक मॉरल रीजन है और एक प्रूडेंशियल रीजन है, ठीक है। कि ये बहुत बट ऑब्वियस हो गया कि अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग करना ही होगा। और दूसरी चीज, ये बिल्कुल विजिबल है कि आप पावर शेयर कर दोगे तो लोग लड़ेंगे क्यों, चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे, ऐसा। क्लियर हुआ? क्लास मिस हो गई थोड़ी, सुनो मेरी बात। 5 बजे अगर नहीं आए, चिकारा भाई से मिलवाई देता हूं आज तुम्हें। पहली क्लास में जो बच्चा है भाई, फील्डिंग सेट कर दी क्या तुमने चिकारा भाई के सामानों की? अगर तुम क्लास में टाइम से नहीं आओगे तो चिकारा भाई से बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई? रोज आना है, 5 बजे आना है। मैंने आपको क्या कहा था ओरिएंटेशन सेशन में, फर्स्ट फ्री क्लास में, हर चीज में सिर्फ एक बात बोली है कि इंपॉर्टेंट ये कि अब आप कंसिस्टेंट रहो, बस लगातार निरंतरता के साथ पढ़ते चलो, ठीक है। मॉरल रीजन समझ में आ गया? स्टेक इन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो लोग, जैसे हम वोटर हैं तो हमारा अधिकार होना चाहिए ना गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि हम ही तो वोट देके सरकार चुन रहे हैं, तो वी हैव द स्टेक, हिस्सा है हमारा भाई साहब, वैसा, ठीक है। अब जैसे अगर अपन देखें यहाँ पे ये जीप बनाई गई है, जीप में क्या है, 2 स्टीयरिंग लगा दिए गए हैं। बैठे हो कभी वो मेले में जो स्टीयरिंग वाली गाड़ी बिठाते हैं, उसमें आप घुमाते रहो स्टीयरिंग, लेकिन आपके घुमाने से कुछ नहीं होगा, कंट्रोल कहीं और ही रहता है। तो लेकिन इस गाड़ी में अगर कंट्रोल आपके हाथ में ही और आप गाड़ी चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो, और मौका है घुमा दिया आपने गाड़ी, मौका आया गाड़ी घुमा दी, इधर वाले ने अगर इधर घुमाई और इधर वाले ने इधर घुमाई, तो जैसे जिप खुलती ना हुडी की, वैसे जिप खुलती चली जाएगी कार की। तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे बताया गया है कि ये जर्मनी की टू राइवल पार्टीज थी, मतलब 2 अलग अलग सरकारें। जर्मनी में क्या है ना, ऐसी सरकार बनती थी, ये कार्टून ये दर्शाना चाह रहा है कि जर्मनी में बनती थी, आपने 9th में भी पढ़ के आए हो क्या, जर्मनी में प्रोपोर्शनेट गवर्नमेंट बनती थी कि जैसे मान लो कि ए पार्टी के मिनिस्टर को अगर 40% वोट मिले और बी पार्टी के मिनिस्टर को 60% वोट मिले, तो 40% मिनिस्टर इनके रहेंगे, 60% मिनिस्टर इनके रहेंगे, और बोल देंगे अब चलाओ सरकार जरा। दोनों दुश्मनों को क्या कर दिया, मतलब वो ये कि इन्होंने ओपोनेंट्स को एक ही क्लास में बैठा दिया, एक ही बेंच पे बैठा दिया एक साथ। टीचर्स नहीं होते थे कि ओपोनेंट्स जो है तो एक साथ बैठ जाए एक ही जगह पे, तो वो ओपोनेंट्स को एक साथ बैठा दिया, ठीक है, और बोल दिया कि अब सरकार चलाओ। तो ये बड़ी दिक्कत होगी। कैसे? क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट राइवल पार्टीज के बीच में अगर आप पावर शेयर करोगे और दोनों को बोल दोगे सरकार चलाओ, और दोनों डिफरेंट पोल्स है, अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो दिस में क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। इस कारण से दिक्कतें हो सकती है, और वही दिक्कत यहां पे बताई गई है, ठीक है, वही दिक्कत यहां पे बताई गई इस कार्टून में। क्लियर हुआ? जय बाहुबली। अब
पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल ये समझ लिया अपन ने। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है रीड द आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन दी फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ बायस, पावर शेयर करने से बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अकोमोडेट्स डाइवर्सिटी, इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर। क्या लगता है तुम्हें इसमें क्या क्या सही होंगे बताओ, जल्दी बताओ। स्कूल से घर पहुंचने में 5-15 हो जाती है, कोई सोल्यूशन दो। मॉरल नहीं समझ में आया, एक बार मॉरल फिर बता देता हूं। देखो मॉरल में है ना, सिंपल चीज है कि पावर शेयरिंग जो है इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी की बात करो तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, तो फिर मैं अच्छा तो कहला ही नहीं ना, तो फिर तो मेरा अच्छा होना ही गलत हो गया, झूठ है। ठीक है, तो वही चीज है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग तो होना ही चाहिए। तो दिस इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कि आपको पावर शेयर करना ही होगा। ठीक है, इफ यू आर नॉट शेयरिंग पावर देन तो बात ही खत्म है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग इज दी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में पावर शेयर होना ही चाहिए। क्लियर है? चैट तुम्हें नहीं दिखेगी बेटा क्योंकि चैट मैंने बंद करके रखी है। अच्छा मैंने इसका पोल नहीं दिया यार, सॉरी, अब तो लेट ही हो गए। अब देखो क्या है इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 4, क्योंकि सेकंड वाला पॉइंट गलत है। पावर शेयरिंग बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, गलत बात है। पावर शेयरिंग कभी भी रोकता नहीं है ना, पावर शेयरिंग तो आपको अलाउ करता है कि आप और डिसीजन ले पाओ। पावर शेयर कर दी तो आप ये इंश्योर कर रहे हो कि सारे लोगों को सुना जा सके, सारे लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। तो पावर शेयरिंग जो है इट नेवर बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो 1, 3, 4 इज द करेक्ट। क्लियर? आ जाओ, लास्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पोल मैंने दिया ही नहीं। पिछले वाले पोल का लीडर बोर्ड देखें, गौरी बिजलवान, सूरज वर्मा, यश जोशी, दशमीत, बरखा राज, रितेश, सुभी गुप्ता, इशिता, मनन खान और नीतीश बेहरा। वाह यार, पिछले वाले क्वेश्चन में ये सारे बच्चे थे लीडर बोर्ड पे। चलो, ठंड नहीं लग रही क्या भाई? क्या बोलते हैं ना कि वो एक व्यक्ति का कल मेरे पास फोन आया शाम में, वो कह रहा था कि आपने मुझे स्वेटर नहीं पहुंचाई और मेरे ऊपर इंजाम डाल दिया। तो मैंने बोला कि यार मैं क्या करूं, तुम लेके नहीं गए, तुम ही थे ना कल 10th क्लास में जो बुलवा रहे थे किसी से। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं भी आज स्वेटर ना पहनूं ताकि लोगों को लगे कि मेरे पास भी नहीं है ना। देखा, पहला ऑप्शन समझ नहीं आया था। देखो पहला ऑप्शन में क्या बताएगा बाबू, इट रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ बायसनेस। यस, अगर आप पावर शेयर कर रहे हो तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि पार्शियल है, टीचर के ऊपर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर क्या करता है, एक फेवरेट बच्चा है उसको फेवर करता है। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि टीचर बायस्ड है। तो वैसे क्या है, अगर आप पावर शेयर कर दोगे ना, आप सबको बराबर पावर दो, तो कोई ये नहीं बोलेगा, आपके ऊपर इंजाम नहीं लगाएगा कि यार आप तो वो हो बायस्ड हो, आप इसको फेवर कर रहे हो या उसको नहीं कर रहे हो। ठीक है, इट रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ बायस।